हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आर ओ 2020 का हिंदी का पेपर जो कि सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर जीएस का पेपर था और जीएस के पेपर को हम कल सॉल्व करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी के पेपर को। 2020 का ये आर ओ का पेपर है जो उत्तर प्रदेश में आर ओ का एग्ज़ाम होता है, उसका दूसरा पेपर है हिंदी का पेपर। तो इसमें 60 क्वेश्चन है हमारे और 60 क्वेश्चन को आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। और जो हम आंसर आपको देंगे वो आंसर ऑफिशियल आंसर की वाली आंसर जो होगा, जो आयोग की तरफ से आंसर बताया गया था कि ये आंसर इसका सही है, तो उस आंसर को आज को हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन हमारा कि भौतिक का विलोम शब्द क्या है, यानी जो भौतिक शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है क्या है। चार ऑप्शन है, क्या इसका होता है आध्यात्मिक विलोम, या दार्शनिक है, या सांस्कृतिक है, या राजनीतिक है। तो अगर हम भौतिक के विलोम शब्द की बात करें तो भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक, तो इसका ए ऑप्शन सही है, आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा कि प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी जो प्राची शब्द है इसका विपरीतार्थक यानी इसका विलोम शब्द क्या होता है। क्या इसका विलोम उदीची होता है, या प्रतीची होता है, या नवीन होता है, या समीची होता है। तो प्राची शब्द की बात करें तो प्राची शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका प्रतीची, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। प्राची का विलोम होता है प्रतीची। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा कि समष्टि का विलोम शब्द क्या है। शब्द है समष्टि, इसका विलोम बताना है कि क्या है, या क्या इसका विलोम विशिष्ट है, या व्यष्टि है, या अशिष्ट है, या अपुष्टि है। तो अगर हम समष्टि के विलोम शब्द की बात करें तो समष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका व्यष्टि, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको विलोम बताना है। कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं तो आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, आपको गलत युग्म को बताना है। आपको दो शब्दों का युग्म दिया गया है, विलोम जो है एक दूसरे के। अब उसमें से जो गलत आंसर है आपको बताना है। क्या विधि का होता है निषिद्ध विलोम, या आह्वान का विसर्जन होता है, या आग्रह का विग्रह होता है, या अमीय का हलाहल होता है। तो चारों में आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो अगर गलत युग्म की बात करें तो इसमें जो आग्रह है इसका जो विलोम होता है ये आग्रह और विग्रह वाला गलत युग्म है, बाकी आपके सब सही हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है, यानी कौन सा एक दूसरे का सही विलोम शब्द है बताना है। क्या अकीर्ण का होता है विकीर्ण, या ईशिप्त का या ईप्सित का होता है अभीप्सित, या अधृत का निरादृत होता है, या दोष का सादोष होता है। तो अगर विलोम शब्द के युग्म के सही जोड़े की बात करें तो इसमें जो सही जोड़ा है वो है आपका आदृत का निरादृत, यानी किसी का आदर करना का उल्टा होता है निरादर करना। छठवां क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। इसमें से बताना है कि किस शब्द का की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। क्या दैप्तिमान का शुद्ध है, या देप्तिमान, या दैतीपमान, या दीप्यमान। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो अगर हम शुद्ध वर्तनी की बात करें तो जो आपका डी ऑप्शन है देदीप्यमान, यह आपका सही वर्तनी है और आयोग ने इसको सही माना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न। और सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपकी बार बताना है कि इसमें से किस शब्द की वर्तनी जो है वो गलत है। क्या कौतूहल गलत है, या अनधिकार गलत है, या निरपेक्ष गलत है, या पौराणिक गलत है। तो अगर हम इसमें से गलत की बात करें तो इसमें जो पौराणिक शब्द है चौथा, यानी ऑप्शन डी आपका, यह गलत है, यानी इसकी वर्तनी गलत है, पौराणिक नहीं होती। पौराणिक गलत वर्तनी है, इसका जो सही वर्तनी होता है वो होता है पौराणिक। इस प्रकार ये चौथा आपका विकल्प गलत है। आठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। और आठवां क्वेश्चन बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य में बताएंगे कि कौन सा शुद्ध है। पहला है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, क्या यह सही है।
अगला है वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, क्या ये सही है? या यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है? या चौथा ऑप्शन है इन दोनों में केवल यही अंतर है। आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो अगर इसमें शुद्ध वाक्य की बात करें तो इसमें जो सी ऑप्शन है, यानी यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह वाक्य आपका पूरा पूरा शुद्ध है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां और 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। अब आपके पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक वाक्य शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध हैं या गलत हैं। आपको शुद्ध वाक्य को बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। पहला है कि इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, और बी है कि इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो भूलें तो गलत हो गया, भूलें नहीं होता, कभी भी भूल होता है। सी ऑप्शन है इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, और चौथा ऑप्शन है आपका कि इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो आयोग ने इसमें जो शुद्ध वाक्य माना है वह माना है कि जो डी ऑप्शन आपका है कि इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो यह ऑप्शन डी आपका आयोग की तरफ से सही माना गया है। 10वां क्वेश्चन हमारा कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब की बार आपको अशुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें से गलत वाक्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है कि पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। दूसरा ऑप्शन है देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं हैं। तीसरा ऑप्शन है मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। और डी ऑप्शन है तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। तो इसमें जो आयोग की तरफ से आंसर माना गया है वह माना गया है आपका डी ऑप्शन, यानी कि तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। यह आपका शुद्ध यानी अशुद्ध है, और बाकी आपके जो 3 हैं ये शुद्ध हैं। तो इसमें अशुद्ध पूछा गया था, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका अशुद्ध है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, और अगला प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न। और 11वां प्रश्न है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो यह बताता है कि कोई भी चीज़ परंपरा के अनुसार चली आ रही है, मतलब बीते कई सदियों से हमारे परंपरा में बनी हुई है। तो उसके लिए कौन सा शब्द हम प्रयोग करेंगे। क्या उसके लिए हम प्रतिश्रुति प्रयोग करेंगे, या ब्याज स्तुति प्रयोग करेंगे, या अनुलोम प्रयोग करेंगे, या अनुश्रुति का प्रयोग करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द की बात करें तो जो आपका अनुश्रुति डी ऑप्शन है, अनुश्रुति शब्द, यह परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। यानी जिसके पास कुछ नहीं होता उसको एक शब्द में आप क्या कहेंगे। क्या उसे अक्षम कहेंगे, या अकिंचन कहेंगे, या अज्ञ कहेंगे, या असमर्थ कहेंगे। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको कहा जाता है अकिंचन, यानी आपका ऑप्शन जो सही है वो आपका बी ऑप्शन सही है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसको अकिंचन कहा जाता है। 13वां प्रश्न है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। यानी जो स्वेद से यानी पसीने से उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, एक शब्द में आपको बताना है। क्या उसे स्वेदज कहते हैं, या उसे अंडज कहते हैं, या उसे पिंडज कहते हैं, या उसे अभयज कहा जाता है। तो स्वेदज यानी स्वेद अर्थात पसीने से उत्पन्न जो होता है उसको कहा जाता है स्वेदज, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। अंडज उसे कहते हैं जो अंडे से उत्पन्न होता है, यानी जिस बच्चे का जन्म अंडे से होता है उसे अंडज के नाम से जाना जाता है। 14वां प्रश्न पर चलते हैं, और 14वां प्रश्न है कि अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। जो शब्द है अपरिणीत, यह किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। जिसका परिणाम ना निकाला हो या निकलता हो, या बी ऑप्शन है जिसका विवाह ना हुआ हो। आगे है इसमें अगला है कि जिसका विवाह हो चुका हो, या जो देखने में प्रतीत ना हो उसे कहा जाएगा। तो अगर हम बात करें अपरिणीत की तो अपरिणीत उसे कहेंगे, अपरिणीत उसे कहेंगे कि जिसका विवाह ना हुआ हो उसे हम कहेंगे अपरिणीत, यानी जो आपका ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है। यानी जिसका विवाह नहीं हुआ है भी उसे अपरिणीत के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और 15वां क्वेश्चन अगला हमारा। और 15वां क्वेश्चन हम
सॉल्व करेंगे। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है। यह आपके RO में टोटल पूछे गए प्रश्न हैं और यह आपके जो आंसर दिए जा रहे हैं यह ऑफिशियल आंसर की से आपके आंसर को दिया जा रहा है। क्वेश्चन है कि दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है किस वाक्यांश में, आपको बताना है। जिसे दूर करना कठिन हो, या जिस पर वार करना कठिन हो, या जिसे देख पाना कठिन हो, या जिसे जीत पाना कठिन हो। तो दुर्निवार जो है यह जो शब्द है प्रयोग होता है जिसे दूर करना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्निवार, यानी किसी चीज़ का निवारण करना कठिन हो उसे दुर्निवार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है, दुर्निवार के लिए जिसे दूर करना कठिन हो। अगला 16वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। इस बार आपको बताना है कि जो तत्सम शब्द है इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा शब्द तत्सम है। क्या दही तत्सम है, या जीर्ण तत्सम है, या गयंद तत्सम है, या गाहक तत्सम है। तो अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो जिस वर्ण पे या जिस वाक्य में अगर रेफ का चिन्ह है, जिसको उड़नवरा के नाम से जाना जाता है, अगर किसी शब्द में रेफ का चिन्ह है तो वह शब्द आपका तत्सम शब्द माना जाता है। तो यहाँ पर जो जीर्ण शब्द है यानी बी ऑप्शन जो आपका है जीर्ण शब्द, यह आपका एक तत्सम शब्द है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है। जो आपके चारों ऑप्शन हैं इसमें से जो जीर्ण शब्द है इसमें तत्सम शब्द है जीर्ण शब्द, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां, और 17वां क्वेश्चन है कि आगन आगहन जो अगहन शब्द है इसका तत्सम रूप कौन सा है। अगहन का तत्सम रूप आपको बताना है क्या होगा। क्या इसका तत्सम अग्रहायण होगा, या अगहण होगा, या आग्रहण होगा, या अग्रासन होगा। तो अगर अगहन की बात करें तो अगहन का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका अग्रहायण, यानी ऑप्शन ए आपका सही है यहाँ पर। 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द है। चारों ऑप्शन में आपको तद्भव शब्द को बताना है कि निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। क्या चतुर्दश तद्भव है, या चतुर्थ तत्सम तद्भव है, या 14 तद्भव है, या चत्वारी तद्भव है। तो अगर हम संस्कृत शब्द की बात करें तो जो संस्कृत शब्द होते हैं वो आपके होते हैं तत्सम, लेकिन जो हिंदी शब्द होते हैं उसमें से जैसे जो देशज शब्द होते हैं ये सब आपके तद्भव के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है 14 ये आपका तद्भव शब्द है। बाकी चतुर्दश, चतुर्थ और चत्वारी ये सब संस्कृत के शब्द हैं और ये तत्सम के अंतर्गत आएंगे। 19वें प्रश्न पर चलेंगे और 19वां प्रश्न है कि आभ्यंतर का तद्भव क्या होगा। आभ्यंतर का तद्भव बताना है क्या होगा। क्या इसका तद्भव अंदर होगा, या भीतर होगा, या बाहर होगा, या गहरा होगा। तो अगर हम आभ्यंतर की बात करें तो आभ्यंतर का जो तद्भव होता है वो होता है आपका आभ्यंतर का तद्भव होता है भीतर, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, आभ्यंतर का तद्भव भीतर होता है। अगला क्वेश्चन है कि करपट का तद्भव शब्द क्या होगा, यानी जो करपट शब्द है इसका तद्भव बताना है। चूँकि करपट तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव बताना है कि करपट का तद्भव क्या होगा। क्या इसका तद्भव कपट होगा, या कारपेट होगा, या कपूर होगा, या कपड़ा होगा। तो अगर हम करपट के तद्भव शब्द की बात करें तो इसका जो तद्भव शब्द होगा वो होगा आपका कपड़ा, यानी करपट का अर्थ होता है कपड़ा, इसको तद्भव में कपड़ा कहते हैं और संस्कृत यानी तत्सम में करपट के नाम से जाना जाता है। 21वें प्रश्न पर चलते हैं और 21वां प्रश्न हमारा कि वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। यानी जो शब्द आपका है कि वह बहुत खाता है, इसमें विशेषण शब्द को बताना है कि बहुत शब्द जो है वो किस प्रकार का विशेषण है। क्या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, या निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, या तुलनात्मक विशेषण है, या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो वह बहुत खाता है, इस वाक्य में जो बहुत शब्द है यह आपका अनिश्चित परिमाण को बताता है, यानी संख्या या परिमाण निश्चित नहीं किया गया कि 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 या 2 या इस प्रकार इसको निश्चित नहीं किया गया। इसको केवल कह दिया गया कि बहुत खाता है। तो यहाँ पर बहुत आपका अनिश्चित है और खाता है, यानी यह इसमें कोई परिमाण है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वह आपका होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे और 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित
वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणावाचक यानी जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। यानी आपको चारों ऑप्शन में से गुणवाचक विशेषण का प्रयोग जिसमें हुआ है उसको आपको चुनना है। पहला है वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। दूसरा है वह वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। सी है मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा। और डी है ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि किसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है, आयोग ने जो सही माना है वो आपका ए ऑप्शन सही है कि वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इसमें आपका गुणवाचक विशेषण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और 23वां प्रश्न हमारा कि सतीश चंचल बालक है। सतीश क्या है? सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? बताना है कि जो चंचल शब्द है यह क्या है। तो सतीश चंचल बालक है, इसमें जो चंचल शब्द है क्या है? पहला ऑप्शन है विधेय विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, या प्रविशेषण है। तो सतीश चंचल बालक है, इसमें जो चंचल शब्द है इसमें जो आपका विशेषण है वो है आपका गुणवाचक विशेषण। यानी सतीश के चंचलता की बात इसमें हो रही है। तो चंचलता उसका एक गुण है, यानी सतीश जो बालक है उसका एक गुण है कि वह चंचल है। तो इस प्रकार यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। 24वें प्रश्न पर चलते हैं और 24वां प्रश्न हमारा कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। जो मानसिक विशेषण है इसका जो मूल शब्द है आपको बताना है कि मानसिक विशेषण का मूल शब्द क्या है। क्या इसका मूल शब्द मान है, या मानस है, या मनस है, या मानिस है। तो अगर हम मानसिक शब्द के विशेषण की बात करें कि इसका जो मूल विशेषण है यानी किस विशेषण से बना है, तो यहाँ पर विशेषण है मानस, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। जो मानसिक शब्द है इसका जो विशेषण है, मानसिक जो विशेषण है इसका मूल शब्द आपका मानस है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है चारित्रिक। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक एक विशेषण शब्द है, अब इसका मूल शब्द बताना है कि क्या है। क्या इसका मूल शब्द चरित्र है, या इसका मूल शब्द चित्रण है, या इसका मूल शब्द चरित्रता है, या चारुत्व है। तो अगर हम चारित्रिक विशेषण के मूल शब्द की बात करें तो इसका जो मूल शब्द है वो है आपका चरित्र, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। चारित्रिक का मूल शब्द चरित्र है और चरित्र का जो विशेषण शब्द होता है वो होता है आपका चारित्रिक। अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न लेंगे। हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और 26वां क्वेश्चन हम लेंगे। और 26वां क्वेश्चन हमारा कि मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। बताना है कि जो मीमांसा शब्द है इसका सही पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। क्या इसका सही पर्यायवाची स्वरूप है, या शुभज्ञता है, या समालोचन है, या निष्क्रिय है। तो अगर हम मीमांसा की बात करें तो मीमांसा का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो होता है आपका समालोचन, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। मीमांसा का जो सही पर्यायवाची है वो समालोचन होता है। अगला 27वां क्वेश्चन है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द है। चारों ऑप्शन में आपको बिजली के पर्यायवाची शब्द के बारे में बताना है। तो क्या बिजली का पर्यायवाची शब्द चमक है, या सौदामिनी है, या प्रकाश है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बिजली के पर्यायवाची की बात करें तो जो बिजली का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है आपका सौदामिनी। तो बिजली के और भी हैं जैसे दामिनी, सौदामिनी, तड़िप, तो ये सब आपकी बिजली के पर्यायवाची हैं। तो इस जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं इनमें से आपका जो सौदामिनी शब्द है यानी बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे और लेंगे 28वां प्रश्न। और 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से आपको लक्ष्मी का पर्यायवाची जो नहीं है उसको बताना है। क्या रमा है, या इंदिरा है, या कमला है, या भारती है। तो अगर हम लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द की बात करें कि इसमें जो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसमें जो आपका भारती है ये भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर जो भारती शब्द है तो भारती शब्द आपका सरस्वती के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि लक्ष्मी के लिए। इसके अलावा रमा शब्द, इंदिरा शब्द और कमला शब्द जो है यह लक्ष्मी के लिए प्रयोग होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 29वां प्रश्न और यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपको कपड़ा का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है आपको बताना है कि कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या वस्त्र नहीं है, या पट नहीं है, या वसन नहीं है, या वासन नहीं है। तो इसमें से कपड़ा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह आपको बताना है। तो यह जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है वासन है। वासन का अर्थ निवास से भी माना जा सकता है। इसके अलावा वस्त्र, वसन और पट ये तीनों कपड़ा के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो वासन शब्द है इसको आयोग ने पर्यायवाची के रूप में नहीं माना कि यह जो वासन शब्द है यह कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो वासन शब्द है यानी डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ अर्थात बादल का जो पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो क्या पयोधर नहीं है, या जलधर नहीं है, या वारिध नहीं है, वारिधर, या दामोदर नहीं है। तो अगर हम बात करें मेघ के पर्यायवाची शब्द की तो यहाँ पर जो आपके मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं वो आपके पयोधर हैं। पयोधर का अर्थ होता है बादल, यानी मेघ जो है पयोधर का अर्थ होता है। अगर जलधर की बात करें तो जलधर भी मेघ का पर्यायवाची है। अगर वारिधर की बात करें तो वारिधर भी आपका मेघ यानी बादल का पर्यायवाची है। लेकिन अगर हम दामोदर की बात करें तो दामोदर आपका मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और लेते हैं 31वां प्रश्न। और 31वां प्रश्न है कि आविर्भूत शब्द दिया गया है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द बताना है कि आविर्भूत का विलोम शब्द क्या होगा। क्या इसका अनास्थ होगा, यानी अनास्था जो है ये आविर्भूत का विलोम शब्द है, या अनेकता है, या तिरोभूत है, या अनावृष्टि है। तो अगर हम बात करते हैं आविर्भूत शब्द की तो आविर्भूत का जो शब्द का विलोम होता है वो होता है आपका तिरोभूत, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर आविर्भाव यानी आविर्भूत का जो विलोम है वो तिरोभूत होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न हमारा 32वां और 32वां प्रश्न है कि क्षणिक का सही शब्द विलोम क्या है। यानी क्षणिक शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है कि इसमें से क्या है। क्या इसका विलोम अल्प है, या शाश्वत है, या क्षर है, या विमुख है। तो अगर हम क्षणिक शब्द की बात करें तो क्षणिक शब्द जो है इसका विलोम होता है अल्प, यानी आपका क्षणिक शब्द का जो विलोम होता है वो शाश्वत होता है, अल्प नहीं होगा। क्षणिक मतलब होता है कम समय के लिए, और शाश्वत का अर्थ होता है जो लंबे समय से चलता चला आ रहा है उसको शाश्वत के नाम से जाना जाता है। तो क्षणिक का अर्थ होता है कम समय और शाश्वत का अर्थ होता है एक लंबे समय के लिए। तो क्षणिक का जो विलोम होगा वो होगा आपका शाश्वत, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ पर वो सही है, यानी शाश्वत आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा। जो अग्रज शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। क्या इसका विलोम अच्छत होगा, या अतुल होगा, या अनुज होगा, या अटल होगा। तो अगर हम अग्रज की बात करें तो अग्रज का अर्थ होता है बड़ा, और बड़ा का उल्टा होता है छोटा, और छोटा को कहा जाता है अनुज, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अग्रज का विलोम होता है आपका अनुज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और लेते हैं 34वां प्रश्न। और 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है वह है। यानी आपके जो चारों विकल्प दिए गए हैं इसमें से विलोम शब्दों का ये जोड़ा है। अब इसमें से गलत जोड़े को आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर पहला है मौन का मुखर, अगला है शानदार का शर्मनाक, अगला है बर्बर और सभ्य, और अगला है अनुचर और परिचर। तो इसमें से आपको जो एक युग्म गलत है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अनुचर और परिचर की तो अनुचर और परिचर जो है यह गलत युग्म है, यानी इसका विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है। बाकी मौन का मुखर होता है यह विलोम है, सही है। शानदार का शर्मनाक होता है यह भी आपका एक दूसरे के विलोम है। बर्बर का सभ्य होता है यह भी एक दूसरे के विलोम हैं। लेकिन अनुचर और परिचर ये समानार्थी शब्द हैं, न कि ये विलोम शब्द हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। अनुचर और परिचर एक दूसरे के विलोम नहीं हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न हमारा विलोम शब्द के लिए अगला प्रश्न हमारा कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से आपको गलत युग्म को बताना है कि वह कौन सा युग्म है जो गलत है।
पहला है अमित का परिमित, दूसरा है सत्कार का तिरस्कार, तीसरा है अनाच्छादित का परिच्छन और चौथा है आपका सुख और दुख। अब इसमें से आपको बताना है कि जो इसमें जो शब्द विलोम शब्द हैं इनमें से गलत युग्म है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था गलत युग्म, तो उसी प्रकार से इसमें गलत युग्म है और बताना है कि कौन सा गलत युग्म इसमें से है। तो अगर हम आच्छादित यानी आच्छादित और परिच्छन की बात करें तो यह आपका गलत युग्म है, बाकी आपके युग्म सही हैं, लेकिन आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आच्छादित का परिच्छन ये आपका गलत युग्म है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। 36वें प्रश्न पर चलते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी बताना है कि इसमें से जो आपके पास शब्द दिए गए हैं इसमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है यानी वर्तनी सही है। पहला है चिन्ह, क्या इसकी वर्तनी सही है, दूसरा है विवर्त, तीसरा है अनुग्रहीत और चौथा है विरहणी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम विवर्त की बात करें यानी जो आपका बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन में आपका जो विवर्त शब्द है इसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है, यानी ऑप्शन आपका बी सही है इस क्वेश्चन में विवर्त। अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न लेंगे 37वां प्रश्न, और 37वां प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इस प्रश्न में भी आपको वर्तनी जिसकी शुद्ध है उसी शब्द को बताना है। पहला है ज्योत्सना, जो आपकी जो ज्योत्सना शब्द है यह क्या शुद्ध लिखा हुआ है। अगला है ज्योत्सना यानी क्या यह वाला शब्द है, यानी आधा जा है फिर यो है फिर आधा सा है फिर सा है फिर ना है, क्या ये वाला सही है, या ज्योत्सना ये वाला सही है, या ज्योत्सना ये वाला सही है। यानी चारों ऑप्शन में आपको जिसकी वर्तनी शुद्ध है उसको बताना है। तो अगर हम ज्योत्सना की बात करें तो ज्योत्सना जो आपका लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे आधा जा बनाएंगे, फिर या पे ओ की मात्रा लगाएंगे, फिर आधा तौ लगाएंगे, फिर आधा शा लगाएंगे, फिर ना पे आ की मात्रा लगाएंगे। तो इस प्रकार आपका ज्योत्सना शुद्ध शब्द बनेगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन आपका डी सही है, यानी ज्योत्सना आपका डी वाला जो ऑप्शन है यह आपका शुद्ध शब्द है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला है 38वां प्रश्न, और 38वां प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपकी बार आपको अशुद्ध शब्द को बताना है कि कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी गलत है। तो पहला है आपका कोमलांगी, दूसरा है सम्मिलित, तीसरा है उत्कर्षता और चौथा है अनुग्रहीत। तो अगर हम आयोग की इसमें बात करें तो आयोग ने इसमें जो अशुद्ध शब्द माना है वह माना है आपका उत्कर्षता, यानी ऑप्शन सी आपका आयोग के द्वारा सही माना गया है। बाकी आपका जो कोमलांगी है यह आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसके अलावा सम्मिलित भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है और अनुग्रहीत भी आपका शुद्ध है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो उत्कर्षता आपका ऑप्शन सही है, यानी उत्कर्षता जो है इसकी जो वर्तनी है वो गलत है यानी अशुद्ध है। अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न है, यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है। तो 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह कौन सा है। यानी चारों ऑप्शन में चारों विकल्पों में शुद्ध वाक्य एक ही है, आपको बताना है कि इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह कौन सा है। पहला है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, क्या यह शुद्ध है। दूसरा है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। तीसरा ऑप्शन है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। और चौथा ऑप्शन है आपका हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वह आपका ए ऑप्शन सही है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, ये आपका सही आंसर है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 40वां प्रश्न, और 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है वह कौन सा है। अब की बार आपको अशुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें से गलत वाक्य जो है कौन सा गलत वाक्य है आपको बताना है। पहला है मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया है। दूसरा ऑप्शन है निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। सी ऑप्शन है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त कथन असत्य हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, चारों में बताना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है आपको बताना है।
तो आयोग की तरफ से यहाँ पर सी ऑप्शन को सही माना गया है, यानी उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, इसको अशुद्ध माना गया है। बाकी आपके सभी शुद्ध हैं। इसका जो अगर शुद्ध की बात करें, इस शब्द में जो शुद्ध शब्द बनेगा, जो मिठाई की दुकान वाला शब्द है, तो इसमें बनेगा कि उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ना कि एक मिठाई की दुकान है। एक मिठाई नहीं होती, मिठाई की एक दुकान होती है। तो इस प्रकार इसमें सी ऑप्शन आपका अशुद्ध है, यानी यही आपका सही आंसर है। इसमें अशुद्ध शब्द को पूछा था, यानी जो वाक्य आपका गलत है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 41वां प्रश्न है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? यानी ऐसा व्यक्ति या ऐसा जीव जिसका कोई शत्रु इस धरती पर जन्म नहीं लिया है, तो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? पहला है अजेय, क्या उसके लिए अजेय शब्द का प्रयोग किया जाएगा, या शत्रुजयी प्रयोग किया जाएगा, या अजात शत्रु मतलब प्रयोग किया जाएगा, या शत्रुविहीन शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है अजात शत्रु शब्द, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, यानी जिसका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया, उसे अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। अगर हम अजेय की बात करें तो जिसे जीता ना जा सके उसको अजेय कहा जाता है। अगर शत्रुजयी की बात करें तो जिसने शत्रुओं को जीत लिया हो उसे शत्रुजयी कहा जाता है। और शत्रुविहीन जो है, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो, जन्म लेने की बात नहीं की गई इसमें, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहा जाता है शत्रुविहीन। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जिसका कोई शत्रु जन्म ना लिया हो तो उसके कहा जाता है आपका अजात शत्रु। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? यानी जो खोज करने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे अन्वेषक कहते हैं, या अनुपम कहते हैं, या अन्वित कहते हैं, या निवेशक कहा जाता है? तो अगर खोज करने वाले की बात करें तो जो व्यक्ति खोज करता है उसे अन्वेषक के नाम से जाना जाता है, यानी आपका ए ऑप्शन सही है। खोज करने वाले को अन्वेषक कहा जाता है। 43वां क्वेश्चन है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे आप क्या कहेंगे? क्या उसे पार्थिव कहेंगे, या उसे सुग्रीव कहेंगे, या उसे सुधीर कहेंगे, या उसे सुनील कहा जाएगा? तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, अर्थात जिसकी गर्दन सुंदर होती है, उसे कहा जाता है सुग्रीव, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। और सुग्रीव का अर्थ होता है जिसकी ग्रीवा, अर्थात जिसका गर्दन सुंदर होता है उसे सुग्रीव कहा जाता है। 44वें क्वेश्चन पर चलते हैं। और 44वां क्वेश्चन हमारा कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियां ना कर पाएँ उसे क्या कहा जाएगा? क्या उसे जितेंद्रिय कहा जाएगा, या अतीन्द्रिय कहा जाएगा, या इंद्रिय कहा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करें कि जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा किया जाता है तो उसे कहा जाता है अतीन्द्रिय, यानी अतीन्द्रिय के नाम से उसको जाना जाएगा। तो 44वें प्रश्न का जो आपका ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, अतीन्द्रिय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा 45वां प्रश्न। और 45वां प्रश्न है कि वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। यानी इसमें से जो आपका सही युग्म है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जो स्त्री अभिनय करे, क्या उसे अभिनेता कहा जाता है? दूसरा ऑप्शन है जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है आँखों से परे उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, या लौट कर आया हुआ उसे प्रत्यागत कहा जाता है। तो इस 4 ऑप्शन में आपको सही युग्म बताना है कि कौन सा युग्म आपका सही है। तो अगर इसमें सही युग्म की बात करें तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है आपका, यानी लौट कर आया हुआ जो व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है प्रत्यागत, यानी जाने के बाद वह फिर लौट कर आ गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, बाकी सब 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हैं। 46वां क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका है जो तत्सम शब्द है। क्या उछाह है, या उजला है, या उल्लू है, या ओष्ठ है?
तो तत्सम शब्दों की अगर आपको पहचान करनी है तो तत्सम शब्दों की पहचान में अगर किसी शब्द में मूर्धन्य शा लगा है, यानी ये वाला शा होता है मूर्धन्य शा इसे कहा जाता है। अगर मूर्धन्य शा आधा लगा हुआ है किसी वाक्य में तो वह आपका जो वाक्य होता है वो आपका तत्सम शब्द होता है, यानी जो शब्द होगा तत्सम शब्द होगा। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है ओष्ठ है, इसमें आधा मूर्धन्य सा का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। जो ओष्ठ शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है, बाकी आपके सब तद्भव शब्द हैं। अगला है क्वेश्चन कि परिवा का तत्सम रूप क्या होगा। जो शब्द आपका है परिवा, इस परिवा शब्द का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा। परिवा चूंकि तद्भव है तो परिवा का तत्सम शब्द आपको बताना है। क्या इसका तत्सम परवा होगा या परेवा होगा या प्रतिपदा होगा या पड़ीवा होगा। तो अगर परिवा शब्द की बात करें तो परिवा तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका प्रतिपदा, यानी ऑप्शन आपका सी सही। यहाँ पर परिवा का तत्सम प्रतिपदा होता है। 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। बताना है कि जो चार आपके इसमें से जोड़े दिए गए हैं इनमें से कौन सा तद्भव और तत्सम का शब्द का जो जोड़ा है वो सही है। पहला है खरपट और खोपड़ी। क्या खरपट का तद्भव खोपड़ी होता है। बी है आपका शक्तु और सत्य। क्या शक्तु का तद्भव सत्य होता है। तीसरा है पर्यंक और पलंग। क्या पर्यंक का तद्भव पलंग होता है। या चौथा है घोटक और घोड़ा, यानी घोटक क्या तत्सम शब्द है और घोड़ा क्या तद्भव शब्द है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्दों की, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है पर्यंक और पलंग, तो पर्यंक आपका तत्सम शब्द है और जो आपका पलंग है यह आपका तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। पर्यंक और पलंग जो है यह तत्सम और तद्भव शब्दों का सही जोड़ा है। यहाँ पर 49वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। चारों ऑप्शन में जो आपके पास चार वाक्य दिए गए हैं इसमें से एक तद्भव शब्द है, उसको आपको बताना है। क्या आंसू तद्भव है या एकत्र तद्भव है या वानर तद्भव है या उच्च तद्भव है। तो अगर हम बात करें तद्भव शब्द की तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है जो आपका सही होगा वो आपका होगा ए ऑप्शन। यहाँ पर आंसू आपका तद्भव शब्द है और आंसू का तत्सम होता है आपका अश्रु, यानी जिसे अश्रु के नाम से जाना जाता है। तो आंसू का तत्सम आपका अश्रु होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। और अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 50वें प्रश्न पर चलेंगे। और 50वां प्रश्न है कि कपित्थ का तद्भव शब्द बताना है कि जो कपित्थ शब्द है इसका तद्भव शब्द क्या होगा। क्या इसका तद्भव कपूर होगा या इसका तद्भव कैथा होगा या इसका तद्भव केला होगा या इसका तद्भव होगा खजूर। तो अगर हम कपित्थ की बात करें तो कपित्थ का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है आपका कैथा, और कैथा का तत्सम कपित्थ होता है और इसका तद्भव कैथा होता है। तो कैथा आपका तद्भव शब्द है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। इसमें आपको गुणवाचक विशेषण बताना है कि कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। क्या उचित है गुणवाचक विशेषण या पांचवा गुणवाचक विशेषण है या कुछ गुणवाचक विशेषण है या तीन आपका गुणवाचक विशेषण है। तो अगर हम गुणवाचक विशेषण की बात करें तो इसमें जो आपका उचित शब्द है यानी ऑप्शन ए जो है आपका यह आपका गुणवाचक विशेषण है और आपका ऑप्शन जो सही है वो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। जो गुणवाचक विशेषण है वो है आपका उचित, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। 52वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, यानी इसमें से कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है। पहला है श्रीमान, दूसरा है दानी, तीसरा है सुंदर और चौथा है चमकीला। तो अगर हम विशेषण संज्ञा से ना बनने वाले की बात करें तो इसमें जो आपका है सी ऑप्शन, यानी आपका जो सुंदर शब्द है यह विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। बाकी सभी शब्द तीनों आपके विशेषण संज्ञा से बने हैं, लेकिन जो आपका सुंदर शब्द है यह आपका विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और 53वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण
विशेष्य का प्रयोग किया गया है। यानी जो आपका उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य है, इसमें किसमें आपका प्रयोग किया गया है आपको बताना है। क्या परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है? दूसरा है मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। सी है इस पौधे में इतना पानी मत डालो। और डी ऑप्शन है विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो आपको उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किस में किया गया है आपको बताना है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। इसमें क्या है कि परमानंद की विशेषता बताई जा रही है कि जो परमानंद है वो क्लास का सबसे होशियार बालक है, यानी विशेषण विशेष्य का इसमें प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। इसमें उत्तमावस्था और गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। अगला है कि सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। जो आपका सौर शब्द है बताना है कि किस मूल शब्द से बना हुआ यह विशेषण है। क्या यह सूर्य से बना है, या सूर्य से बना है, या सूर्य से बना है, या उपर्युक्त में से किसी से नहीं बना है। तो अगर हम सौर की बात करें तो आपका जो सौर शब्द है इसका जो मूल विशेषण शब्द है, जो सौर है इसका जो मूल शब्द है, इसका जो विशेषण सूर्य है यहाँ से लिया गया है, यानी सौर आपका सूर्य से बना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और 55वां प्रश्न हमारा, और 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। इस बार आपको विशेषण शब्द बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द है। पहला है आग, क्या आग शब्द विशेषण है। दूसरा है आग्नेय, क्या आग्नेय शब्द विशेषण है। तीसरा है अगिन, क्या अगिन शब्द विशेषण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, यानी जो आग्नेय शब्द है यह शब्द विशेषण है, यानी यह विशेषता बता रहा है आग की। तो यहाँ पर जो आग्नेय शब्द है यानी ऑप्शन बी आपका आग्नेय शब्द ये है, विशेषण है। 56वें प्रश्न पर चलेंगे। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। इस बार आपको आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द है। पहला है सहकार, दूसरा है शून्य, तीसरा है प्रभा और चौथा है मंडली। तो इसमें से जो आकाश का पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है। तो जिसमें आकाश का पर्यायवाची है चारों में से जो शून्य है, शून्य का मतलब है जहाँ कुछ ना हो, और आकाश पूरा एकदम खुला है, इसमें कुछ नहीं है। तो इस प्रकार जो आकाश का पर्यायवाची शब्द है वो है आपका शून्य, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला है कि सोना का पर्यायवाची शब्द है। इस बार आपको सोना का पर्यायवाची शब्द बताना है कि सोने का क्या पर्यायवाची है। क्या इसका पर्यायवाची अर्क है, या वक्र है, वर्क है, या माणिक्य है, या कनक है। तो आपने वो लाइन सुनी होगी कि कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। तो कनक वहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ था। एक कनक का अर्थ था सोना और एक कनक का अर्थ था धतूरा। तो यहाँ पर सोना शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सोना शब्द में जो पर्यायवाची है इसका वो है यहाँ पर कनक, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। जो सोना का पर्यायवाची शब्द है वो है आपका कनक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और 58वां प्रश्न है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह एक वाक्य है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है। बताना है कि जो पखेरु शब्द है यह किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है बताना है। क्या यह पक्षी का पर्यायवाची है, या जल्दी का पर्यायवाची है, या पखवाड़ा का, या फिर पखारना का पर्यायवाची है। तो अगर पखेरु की बात करें तो पखेरु शब्द जो है यह पक्षी का पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। पखेरु शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें आपको चंद्रमा का जो पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। इसमें से 3 आपके चंद्रमा के पर्यायवाची होंगे, एक ऑप्शन आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होगा और उसी को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सुधांशु, दूसरा है सुधाकर, तीसरा है सुधाधर और चौथा है सलिल। तो अगर हम चंद्रमा के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें से अगर सुधांशु की बात करें तो सुधांशु आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है, यानी ये है आपका
सुधाकर की बात करें तो सुधाकर भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधाधर की बात करें तो सुधाधर भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है, लेकिन सलिल जो है ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही है। जो सलिल शब्द है यह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है और 60वां प्रश्न, और ये सेशन का अंतिम प्रश्न है, यानी 60 क्वेश्चन का ये पूरा प्रैक्टिस सेट था। प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो प्रीवियस ईयर 2020 का ये पेपर है और 2020 में हिंदी से 60 क्वेश्चन ROR में पूछे गए थे, जिसमें से 59 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और लास्ट हमारा 60वां प्रश्न है। तो इसको हम कर लेंगे और हमारा ये हिंदी का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे GS के पार्ट को, जो फर्स्ट पेपर हमारा है उसमें आपके 130 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। अब इसमें से क्वेश्चन 60वां है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। आपको उसको बताना है कि माता का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। पहला है अम्ब, दूसरा है अम्बु, तीसरा है अम्बा और चौथा है जननी। तो अगर हम माता के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अगर अम्ब की बात करें तो यहाँ पर अम्ब जो है ये माता का पर्यायवाची शब्द है। अम्बा की बात करें तो अम्बा भी आपका माता का पर्यायवाची शब्द है। जननी की बात करें तो जननी भी आपका माता का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो आपका अम्बु शब्द है तो अम्बु आपका माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्बु का अर्थ होता है जल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अम्बु जो है यह माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रकार हमारे कंप्लीट होते हैं प्रीवियस ईयर के 60 क्वेश्चन जो कि हिंदी से रिलेटेड थे। तो हिंदी के 60 प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर के कर लिए हैं। अब हमें GS के पार्ट को करना है। तो इस क्लास को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और किसी भी पेपर को क्रॉस यानी पास करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर लगाना ज़रूरी होता है और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट करनी ज़रूरी होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप सेशन को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे फर्स्ट पेपर के साथ में। फर्स्ट पेपर को सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।